वक्त कभी कभी इंसान को घुमाकर उसी जगह वापस ले आता है जहां से वो जिंदगी भर भागता रहा हो। विक्रम और उसकी पत्नी निशा पूरे 22 साल बाद शहर से अपने पुश्तैनी गांव भैरवपुर लौटे थे। शहर में विक्रम का बड़ा बिजनेस था, नाम था, पैसा था, इज्जत थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। बैंक का कर्ज, पुलिस का डर और समाज की बदनामी। अब छुपने के लिए उनके पास बस एक ही जगह बची थी, वो पुरानी टूटी हुई हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी। उन्हें यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस हवेली को वो सहारा समझ रहे हैं वो दरअसल पत्थरों से बनी एक जिंदा कब्र थी। विक्रम, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। पूरा एक हफ्ता हो गया, लेकिन इस घर की दीवारें आज भी बर्फ जैसी ठंडी लगती हैं। बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ अंदर हमेशा सीलन रहता है, जैसे ये घर जिंदा हो। निशा प्लीज, मेरे पास पहले ही 1000 टेंशन है। बैंक वाले पीछे पड़े हैं, पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। हमारा शहर वाला घर चला गया, अब ये हवेली ही आखिरी सहारा है। अब दीवारों की ठंडक से डरने का टाइम नहीं है। मैं गरीबी से नहीं डर रही विक्रम, मैं इस हवेली से डर रही हूँ। तुमने ध्यान दिया, जब हम गांव आए थे तो सबने दरवाजे क्यों बंद कर लिए थे? कोई हमसे बात तक नहीं करता। कल मैं कुएं पर गई थी, सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूँ। शहर वालों से डरते हैं, उन्हें लगता होगा हम पैसे मांगने आए हैं। और ये हवेली 20 साल से खाली है। लोगों ने कहानियां बना ली होंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं विक्रम, कुछ तो बहुत गलत है, खासकर वो ऊपर वाली मंजिल में। जब भी मैं सीढ़ियों की तरफ देखती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल रात जब तुम सो रहे थे, मुझे ऊपर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। बस करो निशा, ये तुम्हारा वहम है। इतना बड़ा खाली घर है, हवा चलती है तो आवाज आती है। ऊपर सिर्फ कबाड़ पड़ा है और कुछ नहीं। और आज से तुम इस हॉल से बाहर नहीं जाओगी। विक्रम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवेली का सन्नाटा एकदम टूट गया। मुख्य दरवाजे पर किसी ने पागलों की तरह जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? शायद कोई एक गांव वाला होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा अंदर आई और दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। पहचाना नहीं छोटे मालिक, मैं भोला राम, तुम्हारे बाबूजी का पुराना नौकर। भोला राम काका, आप अंदर आ जाइए काका। नहीं बाबूजी, मेरे पैर इस चौखट के अंदर नहीं पड़ेंगे। क्यों काका? मैं अपनी बची हुई सांसें किसी अमानवीय शाया को नहीं देना चाहता। ये कैसी बातें कर रहे हो काका? आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस हवेली में वापस आकर। काका सच बताइए, गांव वाले हमसे क्यों डरते हैं? वो आपसे नहीं डरते, वो इस हवेली से डरते हैं, उस मनहूस साया से डरते हैं। गांव का कोई कुत्ता भी इस हवेली की तरफ मुंह करके नहीं भौंकता। सीधे सीधे बोलो काका, क्या बात है? आपको क्या लगता है आपके पिताजी 22 साल पहले सब छोड़कर क्यों भागे थे? उन्होंने बिजनेस के लिए शहर नहीं छोड़ा था, वो अपनी जान बचाकर भागे थे। किससे? उससे जो आज भी इस हवेली के ऊपर वाले कमरे में कैद है। भोला राम की बात सुनकर कुछ पल के लिए विक्रम और निशा दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। बस काका, बहुत हो गया ये सब। मैं शहर में पला बढ़ा इंसान हूँ, इन भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता। आज अमावस की रात है बाबूजी, आज रात वो बंद कमरा फिर से जागेगा। विक्रम, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गलत है। बस अब एक शब्द और नहीं। काका आप जाइए यहाँ से, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। शहर में भिखारी बन जाना इस चौखट पर लौटने से बेहतर था। अब जो होगा वो आप दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। और इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही हवेली में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उस सन्नाटे में एक डर छुपा था। तुमने उन्हें क्यों भगा दिया? वो झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे यहाँ से जाना है विक्रम, अभी, इसी वक्त। कहाँ जाओगी? जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। बाहर निकले तो सड़क पर सोना पड़ेगा, यहीं रहना होगा हमें। निशा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
रात धीरे धीरे गहराने लगी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अमावस की काली रात हवेली को अपने अंदर निगल चुकी थी। ऊपर उस बंद कमरे में 20 साल बाद किसी ने इंसान के खून की महक महसूस की थी और अब वो आज़ाद होना चाहता था। रात के 12 बजे हवेली में ऐसा सन्नाटा था कि सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज़ आई। सुना तुमने? मैंने कहा था ना, कोई है ऊपर। आवाज़ और पास आने लगी, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घिसटते हुए चल रही हो। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, मत जाओ। लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत विक्रम को खींच रही हो, वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ उसके हर कदम पर चीख रही थीं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। ये कैसी बदबू है? वो ऊपर पहुंचा और सामने वही कमरा था जिसके दरवाजे पर सिंदूर का निशान लगा था और मोटी जंजीरों से बंद था। तू आ गया विक्रम, मैंने 20 साल इंतजार किया है। अब दरवाजा खोल। विक्रम पागलों की तरह पीछे भागा, सीढ़ियों से नीचे गिरते पड़ते हॉल में पहुंचा। निशा, निशा, वो सच है। ऊपर कोई है। मैंने कहा था ना। तभी पूरी हवेली जोर से कांपी और फिर ऊपर से धीरे धीरे एक आवाज आई। एक पुरानी खून से सनी पायल सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल तक आ गई और दरवाजे के सामने रुक गई। दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था। 30 साल पहले तेरा बाप तुझे यहाँ से बचा कर ले गया था, मुझे जंजीरों में कैद करके भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज तू खुद चलकर मेरे पास आया है। अब तू मेरी प्यास बुझाएगा। विक्रम, ये हमें मार देगी। हमें सुबह तक जिंदा रहना होगा। दोनों पूरी रात एक कोने में सिमटकर बैठी। जंजीरों से बांध दिया है। तांत्रिक से कहकर दरवाजे पर सिंदूर का लेप लगवा दिया है। अगर मैं उसे कैद नहीं करता तो वो मेरे बेटे विक्रम का खून पी जाती। वो अब इंसान नहीं रही, वो एक पिशाचिनी बन चुकी है और उसे सिर्फ हमारे खानदान का खून चाहिए। आज रात मैं विक्रम को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ। डायरी पढ़ते ही विक्रम के हाथ से वो गिर गई। पिताजी ने किसे कैद किया था और वो मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने कहा था ना, ये घर सही नहीं है। मुझे उस तांत्रिक से मिलना होगा जिसका जिक्र पिताजी ने किया है। वही हमें बचा सकता है। कुछ ही देर बाद विक्रम अकेला हवेली से बाहर निकल पड़ा। गांव के बाहर शमशान घाट की तरफ, जहां से धुएं की गंध हवा में फैल रही थी। चारों तरफ राख, जलती चिताएं और डरावना सन्नाटा। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक अघोरी बैठा था, उसकी आंखें खून जैसी लाल। विक्रम दौड़कर उसके पास गया। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मैं हवेली वाला विक्रम हूँ। मुझे सब पता है। तूने 22 साल बाद उस मनहूस चौखट पर कदम रखकर अपनी मौत को जगा दिया है। बाबा, वो कौन है? अघोरी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो एक औरत थी जिसे तेरे ही खानदान के लोगों ने जिंदा नर्क दिखा दिया। जब इंसान का दर्द हद पार कर जाता है तो वो मरकर भूत नहीं बनता, वो श्राप बन जाता है। मेरे पिताजी ने उसके साथ क्या किया था? तेरे बाप ने उसे जंजीरों में बांधकर भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया और मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो तेरे खानदान का खून पिएगी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं है। अघोरी ने अपनी झोली से एक काली कील निकाली। इसे ले जा। आज सूरज ढलने से पहले अपने कमरे के दरवाजे के बीच में गाड़ देना। ये उसे अंदर आने से रोकेगी। विक्रम की आंखों में उम्मीद जगी। बस इतना करने से हम बच जाएंगे? नहीं, ये सिर्फ मौत को कुछ घंटों के लिए टालेगा। तो बचने का रास्ता क्या है? जिस ताले को तूने छेड़ा है उसे अब तुझे ही खोलना होगा।
आज रात ठीक 12 बजे तुझे उस बंद कमरे के अंदर जाना होगा और वो चीज ढूंढनी होगी जिससे उसकी आत्मा इस हवेली से बंधी है। अगर तूने उसे सूरज निकलने से पहले नहीं जलाया तो सुबह तक तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। विक्रम सुन्न खड़ा था। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, भागना और मरना, या उस कमरे में जाकर मौत से लड़ना। वो धीरे धीरे वापस हवेली की तरफ चल पड़ा, जहां उसका इंतजार कर रही थी मौत। सूरज तेजी से ढल रहा था और हवेली के कोने कोने में अंधेरा भरता जा रहा था, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे पूरे घर को निगल रही हो। शाम के करीब 6:30 बजे नीचे वाले कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ हथौड़े की आवाज तोड़ रही थी। विक्रम कांपते हाथों से दरवाजे के ठीक बीचों बीच अघोरी की दी हुई काली कील ठोक रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और पास बैठी निशा डर से सिसक रही थी। विक्रम, हम भाग चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब भागने का कोई फायदा नहीं। अंधेरे में वो हमें और जल्दी ढूंढ लेगी। सुबह से पहले मुझे उस कमरे में जाना ही होगा। कमरे में रखी एकमात्र लालटेन की लौ भी डर से कांप रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात के 12 बजे अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दोनों की सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी और फिर सीढ़ियों से कुछ भारी चीज नीचे उतरने लगा। वो आ गई विक्रम, वो आ गई। दरवाजे के बाहर कोई आकर खड़ा हो गया। नीचे की झिर्री से एक काली परछाई धीरे धीरे अंदर रेंगने लगी। फिर दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। दरवाजा खोल विक्रम, तेरे बाप ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। आज मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, लकड़ी चटकने लगी। निशा रोते हुए विक्रम से चिपक गई। ये अंदर आ जाएगी। तभी जहां कील ठोकी गई थी वहां से लाल चिंगारियां निकलने लगी और बाहर खड़ी वो चीज दर्द से चीख उठी। ये क्या है? कील काम कर रही है। लेकिन दरवाजा लगातार कमजोर हो रहा था। विक्रम ने फैसला किया, मुझे अभी जाना होगा। ये नीचे फंसी हैं, सीढ़ियां खाली होंगी। तुम पागल हो गए हो? तुम जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। अगर मैं नहीं गया तो हम दोनों मरेंगे। अगर मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो सूरज निकलते ही यहां से भाग जाना। निशा फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम खिड़की की तरफ बढ़ा, धीरे से उसे खोला और बाहर निकल गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुरानी लोहे की सीढ़ियां जंग से भरी हुई थी। विक्रम धीरे धीरे उन पर चढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो ऊपर वाली बालकनी में पहुंच गया। अंदर से अभी भी पिशाचनी की चीखें आ रही थी। सामने वही दरवाजा था। वो मनहूस कमरा का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कई लाशें सड़ रही हों। विक्रम ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। कमरा धीरे धीरे खुला। अंदर का नजारा देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जिसे कोई सालों तक बाहर निकलने के लिए तड़पा हो। बीच में एक लोहे की चारपाई जिस पर भारी जंजीरें लटक रही थी और जमीन पर सूखे खून के काले धब्बे। हे भगवान! तभी विक्रम की नजर चारपाई के नीचे रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। शायद यही है वो। वो धीरे धीरे नीचे झुका और संदूक खोला। अंदर एक लाल रंग का पुराना शादी का जोड़ा रखा था और उसके ऊपर एक धूल भरी तस्वीर। विक्रम ने तस्वीर उठाई और जैसे ही साफ की, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो पिताजी हैं और ये औरत, ये मेरी सौतेली माँ गौरी। पिताजी ने अपनी ही पहली पत्नी को इस कमरे में जंजीरों से बांधकर मार डाला। हम अपने ही पाप की सजा भुगत रहे हैं। तभी अचानक नीचे दरवाजे पर हो रही धमाके की आवाज एकदम बंद हो गई। पूरा हवेली एकदम शांत हो गई। इतना शांत कि विक्रम को अपनी सांसें सुनाई देने लगी। और तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से सांस ली। विक्रम के ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस चल रही थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो धीरे धीरे पलटा और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा सड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए और पैरों में वही खून से सनी पायल।
तूने मेरा राज जान लिया विक्रम, अब तू नहीं बचेगा। अचानक वो हवा में उछली और विक्रम का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। छोड़ो मुझे। उसकी सांसें रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी, उस लाल शादी के जोड़े पर पड़ी, और उसी वक्त अघोरी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, उस चीज को जला देना जिससे उसकी आत्मा बंधी है। विक्रम ने पूरी ताकत लगाई, एक हाथ से उस औरत का हाथ हटाने की कोशिश की और दूसरे हाथ से जेब से लाइटर निकाला। कांपते हाथों से उसने लाइटर जलाया और सीधा उस लाल जोड़े पर फेंक दिया। आग भड़क उठी और उसी पल वो पिशाचिनी जोर से चीखी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से सांस लेने लगा। कमरे में आग फैलने लगी और उस औरत का शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। मेरा बदला अधूरा है। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो जोड़ा जल रहा था उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। आखिरकार एक आखिरी चीख के साथ वो हवा में गायब हो गई। कमरा शांत हो गया, सिर्फ आग की लपटें और राख। विक्रम मुश्किल से उठ खड़ा हुआ, खांसते हुए और लड़खड़ाते कदमों से बाहर आया। सुबह की पहली किरण आसमान में फैल चुकी थी। वो नीचे भागा। निशा दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, वो दौड़कर उसके पास गई। तुम जिंदा हो? दोनों जोर जोर से रोने लगे। सब खत्म हो गया, वो अब नहीं है। आग ने सिर्फ उस जोड़े को नहीं, बल्कि 20 साल पुराने श्राप को भी जला दिया था। हवेली अब शांत थी, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। विक्रम ने आखिरी बार उस ऊपर वाले कमरे की तरफ देखा, जहां अब न चीखें थीं, न साया, सिर्फ खामोश दीवारें और एक सच्चाई। इंसान अपने पाप से कभी नहीं बच सकता। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।